आज जवाहरलाल जी को स्मरण करने का दिन है और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि उनको विस्मृत करने का दिन कौन सा हो सकता है। जब तक ये देश और इस देश में एक तरह की राष्ट्रीयता की भावना रहेगी तब तक जवाहरलाल जी को भूला नहीं जा सकता है। मैं एक तरह की राष्ट्रीयता इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक दूसरी तरह की राष्ट्रीयता की हवा बहाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोशिश क्या है उसको अभी मैं छोड़ देता हूँ और आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसके जीवन में कभी भी संघर्ष था ही नहीं, एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जिस घर में तमाम तरह की सुख सुविधाएं थी, एक बहुत ही बना हुआ शानदार भविष्य था उसके सामने। लेकिन इस आदमी ने खुद से ये चुना कि वो कठिन जीवन की तरफ जाएगा। भारत की आज़ादी से जवाहरलाल नेहरू के परिवार का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने उस परिवार में से निकलकर आज़ादी की लड़ाई को चुना और उस आज़ादी की लड़ाई में इस तरह से शामिल हुए कि पूरा परिवार उनका बदल गया और वो पूरे परिवार के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। जवाहरलाल जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो जो भी काम करते थे बहुत शिद्दत से करते थे, अपने को पूरी तरह झोंक देते थे जिस भी काम में पड़ते थे। तो आज़ादी की लड़ाई में वो पड़े तो उन्होंने कुछ भी उठा नहीं रखा, न अपने जीवन पर खतरे की कभी परवाह की, न अपनी छवि की कभी परवाह की, न सुख सुविधाओं की परवाह की, न अपने परिवार की परवाह की। जो कोई भी जवाहरलाल जी का जीवन पढ़ेगा वो इस बात को समझेगा कि पूरा परिवार उन्होंने दांव पे लगा दिया और उस दांव पे लगाने का नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल परिवार छिन्न भिन्न हो गया उनका। एक दौर ऐसा भी आया था जब सवाल ये खड़ा हो गया था कि उनकी अकेली इकलौती बेटी वो कहाँ रहे, उसके रहने का घर नहीं था, क्योंकि पिता का घर तो जेल में था, माँ चली गई थी, माँ थी नहीं। ऐसे दौर में से जवाहरलाल गुजरे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने और उस कारण से वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। मैं इसको ठीक उल्टी तरह से कहता हूँ कि जवाहरलाल बहुत बड़े थे इसलिए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद उनके लिए बहुत बड़ा नहीं था जितने बड़े वो खुद थे। भारत जो बना हुआ है आज, जिसके बारे में बहुत तरह के दावे किए जा रहे हैं, इस भारत की एक एक ईंट इस आदमी ने रखी है। संविधान सभा की बहसें अगर आप देखेंगे जिसमें से भारत का लोकतंत्र खड़ा हुआ है और जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने इस संविधान की रचना की, तो उन्होंने जितनी रचना की उतना तो उनको श्रेय है ही है। लेकिन अगर संविधान सभा की बहस हम देखें तो शायद कोई भी धारा ऐसी नहीं है संविधान की जिसके बारे में कोई एक मौलिक बात संविधान सभा की बहस में जवाहरलाल जी ने नहीं कही हो, और वही बात उस धारा के बारे में पक्की मानी गई। तो एक तरह से अगर कहूँ मैं तो भारत के संविधान की रचना में अगर किसी एक आदमी का सबसे बड़ा योगदान है तो जवाहरलाल का योगदान है, और उस संविधान के पालन में कोई एक आदमी सबसे सावधान रहा है तो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अपने पद के बारे में भी, अपने पद की मर्यादाओं के बारे में भी, संसद की प्रतिष्ठा के बारे में भी, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र तो बिल्कुल नया नया आया था। हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं थी संसदीय लोकतंत्र की। तो संसदीय लोकतंत्र की परंपराएं स्थापित करना, उन परंपराओं को एक तरह की व्यवस्था में बदल देना, ये सारा काल जवाहरलाल नेहरू के साथ देश ने पार किया है। जवाहरलाल नेहरू ने जो सबसे बड़ी मेहनत की वो इस देश के मन को नया बनाने की मेहनत की। उनसे किसी ने पूछा, एक विदेशी पत्रकार ने, कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या आपने फेस की, किस चुनौती का मुकाबला करना पड़ा आपको? तो उन्होंने कहा कि एक परंपरागत मन वाले देश को आज़ाद मन का देश बनाने की दिशा में मुझको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ों की परंपराओं में बने हुए हैं। परंपराएं अच्छी भी होती हैं, परंपराएं कमज़ोर भी होती हैं, परंपराओं को इसीलिए बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है।
ये विवेक रखना कि कौन कौन सी परंपराएं मजबूत हैं जिनको संभाल कर रखना है और कौन कौन सी परंपराएं ऐसी हैं जिनको बदल कर नए ज़माने के हिसाब से ढालना है, ये विवेक जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह दिखाया, ऐसा दूसरा कोई आदमी दिखता नहीं है आज़ादी की लड़ाई में। इसलिए गांधी जी ने जब उनको चुना तब ये सारी बातें उनके दिमाग में थीं। वो इन चीज़ों को समझ पा रहे थे कि अगर इस देश को आगे ले जाना है, और देश कितने ख़तरे में से गुजर कर आज़ाद हुआ था, ये बात हम कभी भूलें नहीं। आज शायद इसकी कल्पना नहीं होती है कि अहिंसक लड़ाई से लड़ता हुआ एक देश जब आज़ादी के पास पहुंचा तो उसको खून का एक सागर पार करना पड़ा। सारी व्यवस्थाएं छिन भिन हो चुकी थीं। अगर जवाहरलाल जैसा बड़ा आदमी, सरदार जैसा बड़ा आदमी, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद जैसे बड़े लोग उस समय नहीं होते तो शायद इस देश को और टुकड़े होने से बचाना संभव नहीं होता। लेकिन इन सब लोगों ने जिस बात का पूरा ख्याल रखा कि एक विभाजन तो हो ही चुका था, दूसरा विभाजन किसी स्तर पर न हो, सांस्कृतिक स्तर पर न हो, जातीय स्तर पर न हो, धार्मिक स्तर पर न हो, इस देश को एक बना कर रखा जाए। इसके लिए जितनी तरह की जद्दोजहद इन लोगों ने मिलकर की और जिसका नेतृत्व जवाहरलाल जी ने किया, उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। देश के विकास की जो आधारशिला रखी गई, मैं एक गांधी विचारक के रूप में उससे बहुत असहमत हूँ और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गलत दिशा हम लोगों ने पकड़ी और उस दिशा को गलत दिशा को पकड़ने का परिणाम हुआ कि आज हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं। लेकिन उस चर्चा को भी अगर एक तरफ छोड़ दूँ मैं, तो दुनिया जिसको प्रगति समझती रही और जिस प्रगति की आकांक्षा हम सब लोगों को रही है, उस प्रगति की तरफ देश को ले जाने के लिए, उसका एक पूरा ढांचा खड़ा करने के लिए, छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों की कल्पना करने के लिए हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं कि एक आदमी कितने स्तर पर कितनी तरह की कल्पनाएं कर सकता है और उसको साकार करने के लिए कितने प्रयास कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं जब जवाहरलाल जी को हम लोग याद करते हैं तो ये सारी बातें ध्यान में आती हैं। और ये भी ध्यान में आता है कि आज जिस लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं और जिसके कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों का हम लोग गर्व से उल्लेख करते हैं, वो सारे अधिकार एक व्यक्ति के दिए हुए तो नहीं हैं, लेकिन एक पूरी व्यवस्था को खड़ा करने में जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, उस आदमी का नाम जवाहरलाल नेहरू है। तो हम लोग कभी ये भूलें नहीं कि आदमी जब कुर्सी से छोटा होता है तो कुर्सी का गलत इस्तेमाल करता है, और अगर कुर्सी से बड़ा आदमी कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी का सही इस्तेमाल करता है, उन अधिकारों का सही इस्तेमाल करता है जिससे देश और समाज की सेवा होती है, देश और समाज आगे बढ़ता है। तो हम लोग उन भाग्यशाली लोगों में एक हैं जिनको अपनी आज़ादी में एक ऐसा बड़ा आदमी मिला जो देश की तमाम कुर्सियों से बड़ा था, जिसने कुर्सियों को सही साबित किया, उनकी सार्थकता साबित की और एक बहुत ही सार्थक जीवन जीकर हमारे बीच से विदा हुआ। ऐसे जवाहरलाल की स्मृति में मैं भी सर झुकाता हूँ और आप सबसे कहता हूँ कि हम लोग आदमी के गुणों को पहचानना सीखेंगे तो अपने गुणों का भी विकास कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।